हैवी मिनरल्स जो होते हैं, हैवी मिनरल्स मतलब नाम से ही क्लियर है कि ये हैवी होंगे। सभी हैं सर, बस बोलते नहीं है सर, छुपा पढ़ते हैं कि हम बोलेंगे नहीं है। सभी सब सभी पढ़ने लिखने वाले हैं, लेकिन बोलते नहीं है सब। अच्छा, बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलते? खैर चलो कोई ना। हम लोग हैवी मिनरल पे आते हैं। हैवी मिनरल्स मतलब क्या है कि इनकी डेंसिटी हाई होगी। कितनी हाई होगी? ग्रेटर देन 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अगर इससे डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम लोग हैवी मिनरल्स। जैसे कि ये सब हैं हैवी मिनरल्स। टाइटेनियम वगैरह हैं, वो आगे आएंगे। और ये जो तुम्हारे लाइटर मिनरल्स हैं, लाइट मिनरल्स जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी जो है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होती है, उनको हम लोग बोलते हैं लाइट मिनरल्स। इसके एग्जांपल्स ये सब हैं, क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपारीज। हैवी मिनरल की एग्जांपल तो मतलब बहुत सारे आएंगे आगे अभी। गार्नेट वार्नेट, ये जो है एम्प्टी बोल गार्नेट, ये सब हैवी मिनरल ही है। तो although they are comprised with less than 1% of siliclastic sediment, they represent the detrital occurrence of essential and accessory rock forming minerals. तो ये जो भी हैवी मिनरल्स हैं, इसमें क्या होता है, सिलिक्लास्टिक रॉक, सिलिका कंटेंट कम होता है, ठीक है। और ये बेसिकली जो है, इन कुछ एसेंशियल मिनरल्स इनमें होते हैं और कुछ एक्सेसरी मिनरल्स। तो एसेंशियल मतलब क्या है कि मेजर पोर्शन ऑफ रॉक जो है इनसे बना होगा, और एक्सेसरी मतलब क्या है कि वो ट्रेस एलिमेंट मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। Heavy minerals can provide very accurate information about the provenance from where it was eroded. They are very useful in the cases where we don't get diagnostic fossils. तो अगर हमें फॉसिल मिल रहा है तब तो चलो पता चल जाएगा कि भाई ये ऑर्गेनिज्म था, ये कहाँ पे किस टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है, तो उससे हम लोग सोर्स रॉक बता सकते हैं। लेकिन जहाँ फॉसिल नहीं मिल रहा है वहाँ पे क्या होता है कि हैवी मिनरल्स ही यूज होते हैं सोर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। Heavy minerals can naturally concentrate and form economically valuable placer deposits. तो placer deposits के बारे में पता होगा ना तुम लोगों को, कैसे बनता है? गोल्ड हाँ सर, डिपॉजिट मैकेनिकल कंसंट्रेशन से सर बनता है वो। जैसे जो जो भारी मिनरल होता है वो नीचे बैठ जाता है, और हल्का मिनरल होता है उससे अलग हो जाता है। हाँ, और ये हाँ मतलब मोस्टली ये किस टाइप का डिपॉजिट होता है, मतलब बीच, एलुवियल, अब पैल्यूडल, बीच, एलुवियल, पैल्यूडल, और मतलब ये और मैकेनिकल। रिवर में भी होता है सर। जैसे बिहार में सोना मिलता है, तो उसका भी एग्जांपल है सर। हाँ, मेनली जो है ये रिवर में ही होता है। कैसीटराइट टिन का होता है, टिन का ओर है ये, ठीक है। हाँ, फिर हैवी मिनरल कंप्राइज प्रीडोमिनेटली ऑफ ओपेक मिनरल्स लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड एंड अदर ओर मिनरल्स, वेयर एज द ट्रांसपेरेंट ग्रुप कॉन्सिस्ट ऑफ रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट। तो हैवी मिनरल में पहले ही बताया सिलिकेट्स नहीं होते हैं, तो ये क्या होंगे, मोस्टली ओपेक ही होते हैं, ठीक है। हैवी मिनरल असेंबलीज आर जनरली कंट्रोल्ड बाई, तो हैवी मिनरल किसी कोई भी सेडिमेंट है उसमें हैवी मिनरल्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, उसको डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रोल जो करते हैं वो यही सब है कि सोर्स रॉक का पहले तो कि मिनरलोजिकल कंपोजिशन क्या था, जैसा सोर्स रॉक होगा वैसे ही सेडिमेंट्स उससे डिराइव होंगे। फिर क्या है कि वेदरिंग वहाँ पे कैसे हो रही है, क्योंकि वेदरिंग कैन चेंज द कंपोजिशन। फिर क्या है कि एब्रेजन ऑफ हैवी मिनरल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, अगर मान लो कोई हैवी मिनरल बहुत ज़्यादा उसका एब्रेजन हो रहा है तो ज़्यादा डिस्टेंस अगर ट्रैवल करेगा तो वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर किसी हैवी मिनरल का एब्रेजन कम है, जो कि जनरली कम ही होता है इनका एब्रेजन, बहुत एब्रेडेड नहीं होते हैं ये, तो वो क्या है कि ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट करके भी मिल सकता है। फिर क्या है, डायजेनेटिक प्रोसेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ हैवी मिनरल ड्यूरिंग दियर ट्रांसपोर्ट, और लास्ट है वेदरिंग। ये सब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कौन सा हैवी मिनरल मिल रहा है और उससे कैसे हम सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पे है। अगर तुम्हारा सोर्स रॉक कोई एसिड मैग्नेटिक रॉक है तो उसमें जो हैवी मिनरल्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो ये सब है। हॉर्नब्लेंडे मिल सकता है वहाँ पे, मोनाजाइट मिल सकता है, रूटाइल मिलेगा। ये सब अगर तुम्हें इनका कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो इसका मतलब कि जो इनका सोर्स रॉक था वो क्या था, एसिड मैग्नेटिक रॉक। सिमिलरली अगर बेसिक मैग्नेटिक रॉक्स होगा तो वहाँ पे क्या मिलेंगे, पायरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड, डाइऑक्साइड, मैग्नेटाइट, ये सब। तो ये तुम लोग देख लेना। अगर मेटामॉर्फिक एंडेलुसाइट है सोर्स रॉक
सोर्स रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स है तो वहाँ पे टूरमालीन मिल सकता है, रूटाइल मिल सकता है, टाइटेनियम मिल सकता है, आयरन ओर मिल सकता है। तो बेस्ड ऑन द असेंबलेज ऑफ हैवी मिनरल्स सोर्स रॉक कैन बी आइडेंटिफाइड। अब ये कॉम्बिनेशन जो है मतलब इतना एग्जैक्ट नहीं होता है कि अगर ये 2-3 चीज़ मिल रही हैं तो यही होता है, और भी फैक्टर्स होते हैं, बट एक बेसिक आइडिया हम लगा सकते हैं कि अगर हमको मान लो कहीं फ्लोराइड और टूरमालीन मिल रहा है तो इसका मतलब कि सोर्स रॉक में कहीं ना कहीं कैल्सीटेराइट होगा। ये होता है इनका। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए इस पेपर को पढ़ें। ठीक, अब उसके बाद ये भी वही है, ये भी वही चीज़, ये जो टेबल है ये भी वही बता रहा है कि अगर कहीं मैफिक इग्नियस मान लो कि तुम्हारा सोर्स रॉक है तो उसमें उसका उससे जो डेराइव्ड सेडिमेंट्स होंगे उनमें ये चीज़ें मिलेंगी, ऑगाइट, डाइऑक्साइड, एपिडोट, ये सब। लेकिन तुम देखो जैसे अपेटाइट है तो अपेटाइट यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर सिर्फ अपेटाइट तुम देख रहे हो तो तुम थोड़ी बता पाओगे पिग्माटिटिक सोर्स रॉक है कि सियालिक है। तो बाकी भी मतलब असेंबलेज पूरा देखना होता है हमको, कौन कौन से असेंबलेज मिल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे सोर्स रॉक आइडेंटिफाई करते हैं लोग बहुत हद तक। लेकिन बेस्ट होता है कि फॉसिल मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो इससे भी बहुत हद तक किया जाता है। ठीक है, हैवी मिनरल्स में और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, बाकी फिर है सेडिमेंट्री बेसिन्स। बेसिन क्या होता है अभिषेक? हाँ सर, जहाँ सेडिमेंट जाके कलेक्ट हो जाते हैं वो सब फिर। हाँ, मतलब जहाँ पे सेडिमेंट का एक्यूमुलेशन रेट जो है वो ज़्यादा हो वहाँ पे इरोजन रेट से। हाँ, मतलब यहाँ पे हर जगह पे एकोमोडेट भी होती हैं चीज़ें और इरोड भी होती हैं, लेकिन जहाँ पे एकोमोडेशन ज़्यादा हो, सेडिमेंट आके इकट्ठा हो रहे, लो लाइंग एरिया हो, वो हम लोग बोलते हैं बेसिन। और बहुत सारे इंडिया में बेसिन हैं, विंध्यन बेसिन, कच्छ बेसिन, परनीता गोदावरी बेसिन, आगे देखेंगे। ठीक है, लेक एंड पॉन्ड में ऑल्सो एक्यूमुलेट सम सेडिमेंट बट इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड एज अ बेसिन दे शुड फॉर्म अ थिक सेडिमेंट कवर। इंटरट्रैपेंट सेडिमेंट्स और नॉट डिपोजिटेड इन बेसिन। तो मतलब ये यही बता रहा है कि जैसे लेक्स वेक्स हैं तो इनमें भी बहुत छोटे लेवल पे सेडिमेंट डिपोजिशन तो होता ही है ना, लेकिन अगर हम इनको बेसिन थोड़ी बोलते हैं, या कहीं गड्ढा है, छोटा मोटा नाला है, उसमें भी सेडिमेंट डिपोजिशन होता है, लेकिन वो बेसिन नहीं होता है। बेसिन होने के लिए एक थिक सेडिमेंट कवर, थिक में कितना थिक वो तुम लोग देखना। ठीक है, कि ये सेडिमेंट कवर मिनिमम कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर थिक होना चाहिए टू बी कॉल्ड एज बेसिन। ठीक है, यस सर। they are large areas of positive accommodation in which sediments can accumulate to considerable thickness and they can be preserved for long geologic time period। हाँ, एक चीज़ ये भी होता है कि जस्ट ये ना हो कि सेडिमेंट एक्यूमुलेट होगा तभी बेसिन होगा, वो एक्यूमुलेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रिजर्व भी होना चाहिए बहुत दिनों तक। ठीक है, द प्रिजर्वेशन ऑफ अ डिपॉजिट इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ सब्सिडेंस ऑफ द एरिया, और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन वहाँ पे क्या है। ठीक है, थिनिंग ऑफ सेडिमेंट लेयर टुवर्ड द बेसिन फ्रिंज इज श्योर इंडिकेशन ऑफ सब्सिडेंस, ये काम का नहीं है। जो काम की चीज़ें हैं वो ये हैं कि बेसिन तुम्हारा बनता कैसे है। तो दो मॉडल्स दिए गए हैं कि बेसिन कैसे बनता है, एक है जियोसिंक्लाइनर मॉडल, दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक मॉडल। ठीक है, इन्हीं दो तरीकों से बेसिन बनता है। अब बताओ कोई भी जियोसिंक्लाइन क्या होता है? सर जियोसिंक्लाइन सर होता है, पहली बात तो ये कॉनकेव अपवार्ड टाइप का होता है सर। हाँ, कॉनकेव अपवार्ड होता है, ट्रफ टाइप होता है। हाँ, ट्रफ टाइप। और जनरली हाँ ठीक है, इतना काफी है। इसमें क्या होता है ना कि देखो मेन जो जियोसिंक्लाइन जो है मेन कैसे ये अलग होता है। पहली बात तो ये एक लॉन्ग नैरो बेसिन होता है, मतलब लंबा होता है, लेंथ ज़्यादा होती है, नैरो होता है मतलब चौड़ाई कम होती है। और ये क्या होता है, मार्जिनल बिटवीन टू क्रेटॉन्स, दो क्रेटॉन के बीच का मतलब मार्जिनल होता है ये। और इसका जो मेन फीचर होता है ना वो होता है इसका सब्सिडेंस। तो जियोसिंक्लाइन्स में क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स इसमें एक्यूमुलेट होते हैं ना इस बेसिन में, उन्हीं सेडिमेंट्स के वेट की वजह से ये बेसिन और फर्दर सिंक करती जाती है और डीप डीप होती जाती है खुद से। नहीं तो जनरली क्या होता है कि अगर मान लो नीचे एकदम हार्ड रॉक है जो सबसाइड कर ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, सेडिमेंट्स उस पर आएगा और वो फिल हो जाएगा।
जियोसिंक्लाइंस वैसे नहीं होते हैं। जियोसिंक्लाइंस में क्या होता है, जितना सेडिमेंट आएगा उस सेडिमेंट लोड से वो और ज़्यादा जो है क्या होता जाएगा, डीप होता जाएगा, सिंक होता जाएगा, समझे? It was recognized that large-scale marine sedimentation, which eventually led to the development of mountain belt of linear troughs along the continental border। ये बताया था ना कि माउंटेन्स जो होते हैं उनके साइड्स में मतलब तुम्हारे जो है उनके खुद के वेट की वजह से बहुत सारे बेसिन्स डेवलप हो जाते हैं। These troughs separated from the ocean by elevated areas were designated geosyncline by this। काम का नहीं है, मतलब मेन तुम यही जानो कि जो जियोसिंक्लाइन होता है एक ऐसा बेसिन होता है जिसमें जितना ज़्यादा सेडिमेंटेशन होता है वो अपने ही वेट से उतना ज़्यादा सिंक होता जाता है, समझे? हाँ। अब इसमें जियोसिंक्लाइन के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है? बहुत सारे टाइप्स हैं। एक होता है तुम्हारा यू जियोसिंक्लाइन, फिर होता है मायो जियोसिंक्लाइन, फिर होता है पैरा जियोसिंक्लाइन, एक होता है ज्यूजो जियोसिंक्लाइन, और ये तो है ये जो ये सब है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा यू जियोसिंक्लाइन जो होता है, जो यू जियोसिंक्लाइन मैंने दिया ना, हाँ यहाँ ये दो टाइप का है। देखो जियोसिंक्लाइंस बेसिकली जो है ब्रॉडर टर्म में दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है ऑर्थो जियोसिंक्लाइन, दूसरा होता है पैरा जियोसिंक्लाइन। ऑर्थो जियोसिंक्लाइन क्या होता है, लीनियर ट्रफ होता है बिटवीन टू क्रेटॉन्स, ठीक है? पैरा जियोसिंक्लाइन जो होता है क्या होता है, ओवल इन शेप होता है, मतलब ओवल मतलब ऐसा ही होता है, सर्कल से थोड़ा सा, सर्कल को ऊपर से दबा दो अगर तो एक हाँ, ओवेट थ्रू लोकेटेड विद इन और एडजेसेंट टू क्रेटॉन। तो ऑर्थो जियोसिंक्लाइन जो होता है मतलब क्रेटॉन के मार्जिन पे होता है, दो क्रेटॉन्स के बीच में होता है। लेकिन पैरा जियोसिंक्लाइन जो क्या होता है, ये तुम्हारा मोस्टली या तो विद इन द क्रेटॉन होगा या तो एडजेसेंट टू वन क्रेटॉन भी हो सकता है। ऑर्थो जियोसिंक्लाइन फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, यू जियोसिंक्लाइन, मायो जियोसिंक्लाइन, और पैरा जियोसिंक्लाइन जो है तुम्हारा वो फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इक्सो, ज्यूजो और आटो, ठीक है? अब ये इन सब का डेफिनेशन है, देखो काम का तो ये सब है नहीं, लेकिन तुम लोग पढ़ लेना, तुम्हारे नॉलेज के लिए एक बार ही पढ़ लेना तुम लोग। जैसे यू जियोसिंक्लाइन तुम्हारा क्या होता है कि यू जियोसिंक्लाइनर रॉक इंक्लूड थिक सीक्वेंस ऑफ ग्रेवेक, चर्ट, स्लेट, सबमराइन लावा, हेंस द डिपॉजिट्स आर डिफॉर्म्ड एंड मेटामॉर्फोज्ड इंट्रूडेड बाय इग्नियस प्लूटॉन्स। तो इसमें क्या होता है कि वोल्केनिक रॉक्स ज़्यादा होते हैं। यू जियोसिंक्लाइनल जो डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स वोल्केनो डिराइव्ड होते हैं वो ज़्यादा इसमें मिलते हैं, ठीक है? और इसमें जो तुम्हारा मायो जियोसिंक्लाइन होता है इसमें तुम्हारे मोस्टली जो है लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये सब मिलते हैं, ठीक है? मतलब ये बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द सेडिमेंट टाइप, वहाँ पे सेडिमेंट टाइप कैसा है और कहाँ पे सिचुएटेड है, क्रेटॉन्स के मार्जिन पे हैं, दो क्रेटॉन्स के बीच में हैं, उन्हीं के बेसिस पे इनका डिवीज़न है। ये इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। फिर उसके बाद होता है दूसरा जो तरीका है किसी भी बेसिन को बनने का, वो है प्लेट टेक्टोनिक मॉडल। इसके बारे में सबको पता होगा, पता है ना अभिषेक? हाँ सर। प्लेट टेक्टोनिक्स मॉडल से बेसिन बनता है, ये तो पता होगा ना? हाँ सर। कैसे बनता है बताओ? सर मैकेनिज्म बताना है। हाँ मैकेनिज्म बताओ। मतलब मैकेनिज्म क्या, सबका अलग अलग मैकेनिज्म है। अब जैसे चलो ठीक है तुम बताओ पहले, फिर मैं बताता हूँ। सर जैसे टेक्टोनिक फोर्सेज लगते हैं तो एक्सटेंशन लगेगा तो सब्सिडेंस होगा, कंप्रेशन होगा तो अपलिफ्टमेंट होगा, जैसे हिमालय। हाँ और सर टेम्परेचर प्रेशर का रोल होता है, जैसे हीटिंग होगा, कूलिंग भी होता है, तो कूलिंग सब्सिडेंस में होता है, हीटिंग जो होगा अपलिफ्टमेंट में होता है। हाँ अगर तुम्हारा मतलब तो ये सही चीज़ तुम कह रहे हो कि जो थर्मल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम्हारा कूल हो रहा है कोई चीज़ तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, और कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्या करेगा वो, और ज़्यादा सब्सिडेंस होगा। और अगर कोई चीज़ हीट हो रहा है तो वो एक्सपैंड होगा, ठीक है? और हाँ सर।
हाँ, तो अब कुछ मतलब ये तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा ना कि अगर कॉन्टिनेंट अगर तुम्हारा डाइवर्जेंट सेटिंग है, दो प्लेट्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिन बनेगा ही बनेगा। अगर तुम्हारा कन्वर्जेंट सेटिंग है तो वहाँ पे भी बेसिन बनता है। कैसे बनता है कि एक टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आके क्या करता है, दूसरे के नीचे सबसाइड कर जाता है, और फिर वहीं पे तुम्हारा ये बताया था ना, फोर आर्क बेसिन, फोर लैंड और बैक आर्क बेसिन बैक कहाँ पे। आर्क। हाँ, तो इस टाइप के जो आर्क वाले हैं या फिर मतलब फोर लैंड बेसिन, ये कन्वर्जेंट सेटिंग में बनते हैं तुम्हारे। और इसमें जो है ये कब तुम्हारे, बताए थे सर, आप नहीं बताए थे? क्यों नहीं बताया था मैं? ओशन ओशन जब बताया था तो मैं बताया था तुम्हें, पूरा फिगर बताया था, फोर आर्क बैक आर्क क्या है। अभी स्लाइड खोलूं मैं अपना, देखना जो ओशंस हम वाली स्लाइड है उसमें ये सारा चीज है। फोर आर्क बैक आर्क बताया था अच्छे से, मुझे याद है। और स्ट्राइक स्लिप बेसिन मतलब क्या होता है कि तुम्हारा दोनों जो लग हाँ, हाँ बताओ। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो होता है। हाँ, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे बनते हैं, दोनों जो है पैरेलली मूव करेंगे बट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये मेन टेबल है इनकी, जो मतलब तुम्हारा क्या है, जैसे डाइवर्जेंट सेटिंग जो होती है वहाँ पे किस किस टाइप की बेसिन बन सकती है, तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल रिफ्ट बन सकता है या फिर कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब इसका डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स, जो तुम पूछते हो ना कि एग्जांपल कहाँ पे है इस टाइप की बेसिन, अब उसी हाँ, तरह इंट्राप्लेट बेसिन जो है, इंट्राप्लेट बेसिन उसके बहुत सारे टाइप्स हैं और एग्जांपल्स हैं, ये देख लेना तुम लोग। इतना मतलब मैं डिटेल में नहीं जा रहा ए- हूँ, तुम्हें अगर कोई एक और सर कंफ्यूजन। इसमें स्लाइड आपको ऐड करना चाहिए था। तो नेट वोट का क्वेश्चन आता है ना, तो हाँ उसमें रहता है जनरली, जैसे भारत का, इंडिया का पूछता है, हाँ, इंडिया का बैक आर्क बेसिन, फोर आर्क बेसिन। हमको लगता है इस साल भी पूछा था, तो मेरा गलती ये होगा, हम बनाए भी नहीं थे। अच्छा, चलो मैं तो मुझे याद दिला देना, मैं एक स्लाइड बना दूंगा इस पे कि इंडिया में कौन कौन से बेसिन है, किस टाइप के हैं। बेसिन नहीं बाकी सर, जो मतलब ये जो फोर फोर आर्क बेसिन, बैक आर्क बेसिन, हम्म, इसका। ये जो भी एग्जांपल्स हैं ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है, ये तो मोस्टली जो ये है मतलब वो वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ सबसे प्रोमिनेंट है वही है। इंडिया में हर बेसिन का एग्जांपल मिल भी नहीं सकता है ना, मतलब ऐसा भी जैसे नहीं है सर, कि। जैसे साउथ का केरल हो गया, तो हाँ केरल जनरली वहाँ फोर आर्क बेसिन बनेगा, हमको लगता नहीं, बैक आर्क बेसिन बनेगा, क्योंकि सब्सिडियन से दूर है वहाँ। हाँ तो इस टाइप का, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हाँ, पूछा इस था, टाइप तो का हमको नहीं मालूम। मैं एक स्लाइड ऐड कर दूंगा, बता देना मुझे, याद दिला देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये टेबल जो है वही एक्सप्लेन करता है कि अगर डाइवर्जेंट सेटिंग है, इंट्राप्लेट सेटिंग है, कन्वर्जेंट सेटिंग है, उसमें किस टाइप के बेसिन बनेंगे, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, ये तुम लोग एक बार ही देख लेना, मैंने डिटेल में मतलब ये लिया है, ये काफ़ी डिटेल्ड है। ट्रांसफॉर्म मतलब पता ही होगा कि वो साइड वाइज स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक होता है विल्सन साइकिल, ये एक्सप्लेन करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बेसिन्स। कोई भी बेसिन जो बनता है वो डिफरेंट स्टेजेस में बनता है, स्टेज ए बी सी डी ई एफ ये है। तो अभी हाँ जैसे सर। क्या, हाँ, इसमें क्या है, एम्ब्रियोनिक। अब बताओ जरा अभिषेक, कैसे बनता है बेसिन, ये फिगर को एक्सप्लेन करो जरा। सर दिख नहीं रहा है अच्छे से। क्यों, बड़ा कर दूं क्या? हाँ, थोड़ा सा बड़ा कीजिए सर। एग्जाम्पल दिए ना सर, तब मजा आएगा। हेलो। हाँ हो। हेलो। हाँ कहीं को क्या ना गेट पर। हाँ गेट पर आओ ना। हाँ, हो जाएगा सर, अब देखते हैं। हाँ, हो तो जाएगा। तो ये नहीं सकते हो बता जाएगा, दें क्या बता सर? देती है पैसा। हाँ बताओ। हाँ जनरली सर, ये ओशन बेसिन फॉर्मेशन का कैसे फॉर्मेशन होता है, ग्रोथ होता है, और कैसे डिक्लाइन होता है या डिस्ट्रक्शन होता है, उसका एक साइकिल है सर, विल्सन द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले सर हाँ एम्ब्रायोनिक स्टेज होता है, जो हाँ मतलब शुरुआती, जैसे अपलिफ्टमेंट होता है ना। कल। हम्म, हेलो। अपलिफ्टमेंट क्यों तो होता सर है? सबसे, ठीक है तो कल हम ये करेंगे क्योंकि ना सर तो। टेंशनल नहीं, टेंशनल नहीं, वो कंप्रेशनल फोर्स लगते हैं सर।
तो कंप्रेशनल फोर्स लगने से यहाँ पे मतलब तुम्हारा मेंटल अपवेलिंग होती है, हॉटस्पॉट एक्टिविटी होता है, वोल्केनिज्म होता है, इन सब की वजह से भी ये होता है। ठीक है, हाँ चलो आगे। उससे तो सर इसका एग्जांपल बहुत अच्छा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। हाँ, उसके उसके बाद सर जुवेनाइल स्टेज जो किशोरावस्था बोल सकते हैं, मतलब डाइवर्जेंस स्टेज में जो होता है सर, और हाँ, उसमें नैरो सी वगैरह सर लिखे हैं, मैचिंग कोस्ट, रेड सी इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। फिर उसके बाद आता है मैच्योर स्टेज। हाँ। नहीं तो देखो तो ये भी इसमें नैरो की इसलिए लिखे हैं ना कि जैसे देखो क्या होता है, एक्सप्लेन भी करना है ना। जैसे मतलब होता क्या है कि इसमें जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है कि मेंटल ब्लूम या फिर तुम्हारा हॉटस्पॉट एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि डाइवर वर्टिकली ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि अब तुम्हारे प्लेट्स जो है हॉरिजॉन्टली अपार्ट मूव करना शुरू करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब एक नैरो सी टाइप बनेगा ना, नैरो नैरो ट्रेंच टाइप बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर। तो भी इन बिटवीन द डाइवर्जिंग कॉन्टिनेंट अ नैरो सी टाइप फॉर्मेशन इज फॉर्म, ठीक है। ये यस होता सर। है जुवेनाइल स्टेज में। फिर आओ, हाँ, और फिर सर नेक्स्ट और स्टेज। और मैच्योर स्टेज में सर हमको लगता है मिड ओसेनिक रीज है सर। नहीं, नहीं नहीं, मिड ओसेनिक रीज नहीं है सर। इसको क्या बताएं, ओशन बेसिन इसमें समथिंग। इसमें देखो क्या होता है ना कि तुम्हारा जो एक साइड होता है ओशन बेसिन का, जैसे ये तुम्हारा क्या है, ये ओशन बेसिन है। रुको, पॉइंटर ये तुम्हारा जो ओशन बेसिन है, इसका एक साइड क्या होता है कि एक साइड जो है तुम्हारा सबसाइड करना शुरू करता है, सबसिडेंस स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ आते आते क्या होता है स्टेज डी पे कि ये सबसिडेंस डिक्लाइनिंग। अच्छा, हाँ अच्छा, क्योंकि ये ओशनिक जो तुम्हारा प्लेट होता है ये हैवी होता है देन कॉन्टिनेंटल वाले से। और तो वहाँ ये के क्या, श्रिंक कर जाता। हाँ, ये श्रिंक करता है। तो अब यहाँ पे श्रिंकिंग शुरू होती है, सब सबडक्शन शुरू होता है, और यहाँ पे सबडक्शन जो है अच्छे खासे लेवल पे हो चुका होता है, और इसीलिए यहाँ पे फिर क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी होने लगती है, स्टार्ट होगी ना। मतलब अब ये अंदर हाँ जाएगा अगर, तो इसके सेडिमेंट्स तो इसके फोर्स की वजह से ऊपर जाएंगे ना। हाँ फिर सर। बताओ, फिर टर्मिनल स्टेज पे क्या होता है। फिर टर्मिनल स्टेज में सर कोलिजन एंड अपलिफ्टमेंट हो रहा है सर। मतलब नहीं, प्लेट प्लेट एक दूसरे से फिर एक एक पास आ रहे हैं, तो सर वहाँ अपलिफ्टमेंट होना जरूरी है, क्योंकि सर वहाँ अबडक्शन होगा। दो अगर सेम टाइप के प्लेट्स हैं तो नीचे उतना तो नहीं जा पाएगा, लेकिन ऊपर अपलिफ्टमेंट जरूर होगा सर। हाँ, और और इसमें फिर एक चीज़ और मेडिटेरेनियन होता से है, एक चीज़ और होता है टर्मिनल स्टेज पे कि मतलब यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा कि ओशन बेसिन जो है ये और कम होने लगता है, ठीक है। क्योंकि मतलब कॉन्टिनेंटल, तुम जैसे ओशन बेसिन तुम्हारे क्या हो रहा कोलिज है, नीचे जा रहा है, इधर सबडक्ट हो रहा है, हाँ तो ये इधर आ रहा है, मूव कर रहा है, तो ये ओशन बेसिन का पार्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और यही कम होते होते लास्ट स्टेज में क्या होता है कि ये पूरा कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कोलिजन कर जाता है, और यहीं पे फिर और माउंटेन बन जाते हैं, और पूरा का पूरा जो तुम्हारा ओशन बेसिन यहाँ बना था वो इस स्टेज पे आके क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें कोई भी ओशन, कोई भी बेसिन नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, माउंटेन्स। हिमालय में लाइमस्टोन। हाँ, इसका एग्जाम्पल जैसे है। तो यही ये विल्सन साइकिल ये एक्सप्लेन करता है कि ये बेसिन शुरुआत में बनता कैसे, उससे लेके कैसे ये बेसिन क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट बेसिन्स हैं जो इंडिया में हैं अभी के टाइम पे। अब इनका तुम लोग फुल फॉर्म देख लेना। जैसे ये वी है, ये विंध्यन बेसिन है, ठीक है। हाँ ये सर। पीजी है, ये परनीता गोदावरी बेसिन है, ठीक है। ये सी जो है ये तुम्हारा कडप्पा बेसिन है, ठीक है। इसी तरीके से करके डिफरेंट बेसिन्स ऑफ इंडिया हैं। अब इसमें जो तुम पूछ रहे थे ना, कहाँ गया अभिषेक, कि कौन हाँ सा सर। फोर आर्क है, कौन सा बैक आर्क है, कौन सा हाँ ये, इसमें दे दिया। देखो देखो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसको तुम लोग पढ़ना, ठीक है। इसको देख लेना हाँ तुम सर। कि कौन सा टाइप का बेसिन कहाँ पे है, जो तुम कह रहे थे कि कहाँ पे मिलता है। यही स्लाइड तो है, अब इससे ज़्यादा इसमें क्या देगा। इसका फुल फॉर्म शायद मैं दे सकता था, बट तुम लोग अपने से पढ़ना तो बड़ा याद भी अब होगा हो तुम। जा हो जाएगा सर, हो जाएगा, उसमें दे दिया। हाँ, ठीक है।
तो बेसिन वाला तो इतना ही था। इसके बाद जो है 4 ये मार्क्स का क्वेश्चन था, बताइए तो। हाँ 4 मार्क्स का लायक है भी ना वो। मतलब तुम खुद सोचो, तुम्हें याद होना चाहिए कि किस टाइप का बेसिन कहाँ पे बना है। तुम कौन सा ये केरला वाला कह रहे थे, पैसिव मार्जिन? हाँ, इधर वाला सबसे लास्ट वाला सब पेनिसुलर पार्ट जो है। ये वाला, ये तो पैसिव मार्जिन है पूरा। हाँ, पैसिव तो मार्जिन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये बताओ, इसके बाद विंध्यन देख लेते हैं। विंध्यन मैंने छोटा सा स्लाइड बनाया है, ठीक है, ये देख लेते हैं। विंध्यन बेसिन के बारे में कुछ पता है तुम लोगों को? हाँ सर, विंध्यन में क्या पता है बताओ। और लोग से पूछिए सर, उसके वाला नहीं बताएं। और लोग यार उसके बाद देखो, चलो मैं ही बताता हूँ। इसमें क्या है कि विंध्यन बेसिन जो है, सबसे पुराना बेसिन है, हाँ विंध्यन जो बेसिन प्रोटेरोजोइक एज में बना है। प्रोटोजोइक क्या है, यान है कि क्या है बताओ? प्रोटोजोइक एज बता दो मुझे। बता सकते हैं सर। हाँ बताओ। प्रोटेरोजोइक एज बता सकते हैं सर। पहली बात तो इयन है सर, 25 से 572 के आसपास। हाँ, 2500 से 572 मिलियन ईयर्स। 572 में 540 25, और मतलब उसी के सर, सब जगह तो अलग अलग देते रहता है। नहीं 2500 मिलियन ईयर्स से लेके 542 मिलियन ईयर। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, उसमें भी 3 पार्ट है, पैलियो प्रोटोजोइक, मीसो प्रोटोजोइक और नियो प्रोटोजोइक। जो तुम्हारा पैलियो प्रोटोजोइक है वो 2500 से 1600, फिर मीसो प्रोटोजोइक जो है वो 1600 से 11 से 1000, और उसके बाद तुम्हारा जो है नियो प्रोटोजोइक वो 1000 से 500। ठीक है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटोजोइक इंट्राकॉन्टिनेंटल बेसिन, मतलब विद इन कॉन्टिनेंट है, इन सेंट्रल इंडिया विद एन एरिया ऑफ 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है। ये है तुम्हारा, अगर इंडिया का मैप देखो तो ये है विंध्यन बेसिन, जो वहाँ पे वी बना था ना। अब विंध्यन बेसिन जो है तुम्हारा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 इसमें वर्टिकल सक्सेशन है। सेमरी सबसे नीचे है, फिर कैमूर है, फिर रीवा है, फिर रीवा एंड बांडे। ऐसे ये लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन, ये अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, द सेडिमेंट्स कॉन्टेन अटेन अ ह्यूज थिकनेस ऑफ 4.5 to 5 किलोमीटर, मतलब 4500 से 5000 मीटर इतना सेडिमेंट डिपोजिशन है। सेडिमेंट का वर्टिकल थिकनेस है इतना। द रॉक्स आर डेवलप्ड इन द सोन वैली एंड अब ये बता रहा है कि मतलब कहाँ कहाँ पे इनका किस एक्सटेंट तक फैला हुआ है ये। दे आर डेवलप्ड इन द सोन वैली एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, एमपी एंड आंध्र प्रदेश में भी कुछ कुछ है, लेकिन मोस्टली जो है ये वही एमपी में और इधर राजस्थान तक है। ठीक है, हाँ, बिहार और भूल गए सर। बिहार में भी है, मतलब ये है ना, ये देखो पूरा सतना, ये तो एमपी का ही पार्ट है ना। एमपी में है वो। ये एमपी का ही है। अगर इस वाले फिगर में देखें, कहाँ गया यार, एक फिगर था वो कहाँ गया, मैंने लगाया ही नहीं है क्या? चलो मैं भी भेजूंगा तो लगा के भेजूंगा। उसमें पूरा प्रॉपर था कि कौन कौन से जगह पे इसका प्रॉपर एक्सटेंट है। कोई ना, मैं अभी स्लाइड्स भेजूंगा जब, तो उसमें वो ऐड कर दूंगा। बिहार में भी है कुछ जगहों पे एक्सटेंडेड ये। तो अब इसमें जो रॉक्स हैं वो मोस्टली सैंड स्टोन और लाइम स्टोन है। ये सैंड स्टोन और लाइम स्टोन ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए क्यों होते हैं बताओ कोई भी? सैंडस्टोन सर, पहली बात तो ये सेडिमेंट्री रॉक है, और फॉसिल प्रिजर्वेशन के लिए सबसे बढ़िया है सर। हाँ, और फॉसिल प्रिजर्व होते हैं, तो फॉसिल से हम बहुत सारा चीज पता कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका दूसरा चीज़ है कि इसमें सैंड स्टोन जो होते हैं उनका पोरोसिटी जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन